हम लोगों का प्राचीन इतिहास चल रहा था अभी। और प्राचीन इतिहास में हम उसका विभाजन किए थे 3 तरीके से, 3 भागों में बांटा था और 3 भागों में बांटने के बाद में ऐतिहासिक काल शुरू हो गया था। ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था वैदिक काल से, तो वैदिक काल हमने कंप्लीट करा दिया था। क्योंकि वैदिक काल था तो उसको समझाने के लिए हमने कहा था कि अभी एक तरीके से समझेंगे। इतिहास के 3 कालखंड थे। नंबर 1 पे आता है प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 पे आता है आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 पर आता है ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांट दिया और बांटने के बाद में 3 भागों में हमने इसको यहाँ पढ़ लिया था कि पाषाण काल। यहाँ क्या था? पाषाण काल था कि जो पत्थर का समय था। तो पाषाण काल यहाँ तक कंप्लीट हो गया था आपका, ठीक है। उसमें हमने समझ लिया था कि आदि मानव था, आदि मानव अस्तित्व में आया था, आधुनिक मानव अस्तित्व में आया था। इसके बाद में हथियार क्या थे? पत्थर का प्रयोग करता था, तांबा की धातु सबसे पहले खोज ली थी, तो इस तरीके से। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आया था। तो यहाँ हमने आपको एक सभ्यता पढ़ी थी जिसको कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता पढ़ लिए थे। और यहाँ जो मानव परिचित था वो किससे परिचित था? कांसे की धातु से परिचित था। कांसे की धातु का मतलब होता है कि तांबा में टिन मिला दिया गया था और टिन मिला करके एक नई धातु का निर्माण हुआ था, इसका नाम था कांसा। कांसा धातु था वो मतलब जो तांबा होता है उससे थोड़ा सा मजबूत होता है। और ये सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी और 7 भयंकर बाढ़ों के कारण यह सभ्यता विलुप्त हो गई। सभ्यता विलुप्त होने के बाद में इसके लगभग 250 साल बाद एक नई सभ्यता आई थी जब ऐतिहासिक काल आ चुका था। ऐतिहासिक काल शुरू आ चुका था तो इसमें आया था वैदिक सभ्यता आई थी। वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेदों की सभ्यता, और उसको वैदिक सभ्यता को वैदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि वेदों के काल वाली समय थी। इसको हमने बताया था कि 2 भागों में बांटा था। एक था ऋग वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। कौन सा था? उत्तर वैदिक। कहने का मतलब है कि शुरुआत एक सिस्टम था वो ऋग्वेद से संबंधित था और अंत में आया था वो किससे संबंधित था? उत्तर वैदिक, मतलब और अन्य तीनों वेदों से था। तो ऋग वैदिक का मतलब है इसमें ऋग्वेद के बारे में सब मिला था। यहाँ मैंने बताया वर्ण व्यवस्था बताई थी और इसके बाद में यहाँ की संस्कृत सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल बताया था, यहाँ भी सामाजिक व्यवस्था कैसी हुई थी और धीमे धीमे जो वर्ण व्यवस्था थी कैसी हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी। यहाँ कैसी थी? कर्म के आधार पर थी और यहाँ हो गई थी। तो ये हमने समझा था। इसके बाद में जब ये उत्तर वैदिक काल चल रहा था तो इसी समय महाजनपद काल हो गया, मतलब शहरीकरण शुरू हो गया था। जनपद काल मतलब एक शहरों का समय समूह शुरू हो गया और एक जगह पर बहुत अधिक लोग आने लगे और वो क्या बन गया? शहर बन गया था। तो मैंने बताया था कि अगर हम वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल के बाद में महाजनपद में पहुंच जाएंगे। अब महाजनपद में हम पहुंच गए तो वहां हमें कई धर्मों के बारे में जानकारी मिलेगी कि धर्म कहाँ से आए थे, ये कौन सा धर्म था। उसमें आपको जब पढ़ोगे आप मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य में भी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। उसने अपने अंतिम समय पे क्या अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। उसके बाद उसका बेटा था आजीवक धर्म अपना लिया था और उसका बेटा था अशोक क्या? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये धर्म आ जाएंगे। अब हम राजाएं पढ़ेंगे तो धर्म एक तरफ पढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा धर्म से संबंधित किताबें या धर्म क्या था ये, इसके बारे में हमें समझना है। और उसके बाद में भी वैदिक काल है या सिंधु सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल है या सिंधु सभ्यता है, पाषाण काल है, कोई भी समय है, इसको मिलने का एक तरीका होता है। कहने का मतलब है यहाँ सबसे पहले प्राचीन स्रोत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ हर जगह मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में लेखन मिलते हैं। भाई यहाँ तो मानव परिचित ही नहीं था लेख से, तो यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ परिचित था लेकिन वो लिखना भी जानता था लेकिन आज तक पढ़ नहीं पाया है। यहाँ परिचित था, लिखना भी जानता है, पढ़ भी लिया है। इसके बाद में यहाँ धातुओं के आधार पर भी देख लिया, धातुआं मिल गई थी। अब इसके बाद में मेन चीज होता है कि जब यहाँ हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता को हम कई अनुसार पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है इसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं? 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 तरीकों में सबसे पहला तरीका है, इसको हम देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत। देखो पुरातात्विक स्रोत हर जगह मिला था, तो तात्विक स्रोत मिला है। तो पुरातात्विक स्रोत से हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये ऋग्वैदिक काल है और यहाँ मतलब वैदिक काल है या ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, यहाँ क्या क्या मिला है ये बता सकते हैं। तो मैं पुरातात्विक स्रोत के तो हम कुछ अनुमान लगा ही नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद में दूसरा है, पुरातात्विक स्रोत के बाद में यहाँ विदेशी यात्री भी आना शुरू हो गया था। क्योंकि भाई जब महाजनपद काल आया था, राजा होने लगे थे, तो विदेशी यात्री आने लगे। और जब विदेशी यात्री आए थे तो यहाँ आने के बाद में उन्होंने अपनी किताबें लिखना आरंभ किया था। और किताबें लिखने के बाद में वो किताबें थी चारों तरफ प्रचार होने लगा, पहनने लगे। और अपनी किताबों में उन्होंने भारत के बारे में और भारत के क्षेत्र के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के राजाओं के बारे में, यहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में, यहाँ के व्यापार के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, सब कुछ अपनी किताबों में लिखा है। इसके बाद में तीसरा होता है आपको जो मिलेंगे वो है साहित्यिक या ऐतिहासिक ग्रंथ। तो साहित्यिक ग्रंथ है। अब साहित्यिक ग्रंथ का मतलब है कि साहित्यिक ग्रंथ होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि हाँ ये
किस चीज से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, ये कब लिखा गया था, किससे संबंधित है, क्यों लिखा गया था, तो आपको ये समझना है। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत समझते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमें पुरातात्विक स्रोत मिले थे, तो उनमें पुरातात्विक स्रोतों में हमें मिले थे सिक्के। पुरातात्विक स्रोत भी मान के चलो दो भागों में था। कितने भागों में था? दो भागों में था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक को एक मिला था हमें लेख, जो इनको अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। और दूसरे थे सिक्के, ठीक है। तो दो चीज मिले थे। अब मान के चलिए अभिलेख थे, तो भारत में जो अभिलेख लिखने का जो शुरू हुआ था, प्रचलन शुरू किया था, वो अशोक ने शुरू किया था। कहने का मतलब है जब अशोक राजा बना था तो उसने भारत में अपने अभिलेख लिखने का जो सिलसिला था शुरू किया था। इससे पहले किसी ने अभिलेख नहीं मिले, किसी के भी अभिलेख नहीं मिले जो भारत में किसी ने लिखे हों। तो अभिलेख थे वो 4 प्रकार के हुआ करते थे। 4 प्रकार में कहने का मतलब एक हुआ करता था गुफा लेख। कहने का मतलब है कि गुफा में कोई, पहले भाई इंसान गुफाओं में रहता था तो गुफा में कुछ लिख दिया, इसको गुफा लेख बोलते हैं। दूसरा हो गया भित्ति लेख। भित्ति लेख मतलब किसी दीवार पे लिख दिया तो भित्ति लेख हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला हो गया शिलालेख। कौन सा हो गया? शिलालेख। और इससे भी अगला हो गया स्तंभ लेख। स्तंभ लेख सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं शिलालेख और स्तंभ लेख मिले हैं। और हमारा एक स्तंभ लेख है, बहुत फेमस है, जहां से सारनाथ में है, जहां से हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल लिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है अशोक, वो सारनाथ में ही है। वो अशोक का अभिलेख था। वो कौन सा है? स्तंभ लेख में आता है। तो पत्थर वाला अभिलेख था, पत्थर पे लिखा गया, एक बड़ा सा पत्थर देखा, अच्छा था, और लिखने के बाद, देखने के बाद में उस पर कुछ लिख दिया। स्तंभ लेख मतलब एक खंभा बनाया, पिलर बनाया और उस पर लिख दिया। वास्तविकता ये होती है कि अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख क्यों लिखा जाता है। भाई बात ये भी होती है कि अभिलेख लिखने का रीजन क्या होता है। तो कहने का मतलब है, अभिलेख का मतलब होता है कोई राजा अपने बारे में लिखता है या अपने बारे में ऐसी चीज लिखता है जिससे समाज को कोई प्रेरणा मिले, समाज समझे, समाज को प्रेरणा मिलेगी। देखो मान के चलिए उसने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम करने के बाद में उसने एक अभिलेख लिखवाया और अभिलेख लिखवाने के बाद में वो समाज के लिए छोड़ दिया गया। अब समाज उस अभिलेख को देखेगी, पढ़ेगी तो समझेगी कि हाँ उसने ये काम करवाया था, जिससे समाज को क्या मिलता है, एक तो मोटिवेशन मिलता है और उस कुछ करने के लिए भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें जागृति है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये हो गया था अभिलेख का मतलब ये होता है। इससे संबंधित एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मान के चलिए मौर्य वंश का सबसे पहला जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा था उस समय गोरखपुर में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था और वो 12 वर्ष तक रहा था। अब 12 वर्ष तक रहा था तो 12 वर्ष उस समय अभिलेख तो नहीं थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि अपनी प्रजा से और वहां पे जो अमीर आदमी थे उनसे कहा था कि देखिए हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ा है और अकाल ग्रसित जो भी लोग हैं उनको क्या करिए, हेल्प करिए, उनकी मदद करिए। क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति भूख से मर जाए हमारे राज्य में तो वो ठीक नहीं है। और एक बहुत बड़ा अपनी संपत्ति का हिस्सा मैंने अकाल पीड़ितों के लिए दिया है जिससे उनको कोई भी असुविधा ना हो। आपसे मेरा अनुरोध है आप भी उन लोगों की मदद कीजिए जिनको मदद की आवश्यकता है। यह अभिलेख लिखा था किसने, मतलब ये किसने किया था ऐसा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ भी ऐसा नहीं मतलब अभिलेख लिखवाया था। आगे चल के यही बात एक अभिलेख मिला था और अभिलेख पर लिखी थी। और वो अभिलेख क्या था? वो एक स्तंभ लेख था, अभिलेख स्तंभ नहीं, शिलालेख पर ये लिखा है और शिलालेख पर लिखने के बाद में ये हमें वहां प्राप्त हुआ है। तो मान के चलिए जब शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? अशोक के समय पे। और वो अशोक के दादा थे तो अशोक के पिता थे। तो कहने का मतलब है अशोक ने ये बात वहां लिखवा दी होगी। जब अशोक ने ये बात लिखवा दी होगी तो इससे पता चलता है कि भाई अभिलेख होता है वो एक ऐसा काम होता है। अब अभी भी आपने देखा होगा जो भी कोई नाली सड़क वगैरह बनती है तो विधायक जी बनाते हैं, तो वहां एक लगवाते हैं, बीजेक टाइप में लगवाते हैं और उस पर लिख देते हैं माननीय विधायक या माननीय सांसद फलानी सिंह के द्वारा बनवाया गया, क्या उनके कर कमलों द्वारा बनवाया गया। तो कहने का मतलब उन्होंने एक सड़क बनवाई, इसमें लिख दिया गया, एक नाली बनवाई उसके बारे में लिख दिया गया। तो इस तरीके से क्या होता है आपको एक देखने को मिलता है, इसको भी अभिलेख बोला जाता है। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो यही सिस्टम हुआ करता है। तो अभिलेख मिले थे उस समय। तो अभिलेख की शुरुआत हमारे यहाँ किसने किया था? अशोक ने किया था। लेकिन विश्व में सबसे पहले जो अभिलेख लिखे गए थे तो वो ईरान के शासक डेरियस ने लिखे थे। और डेरियस के अभिलेखों को भी देख करके उससे ही कॉपी पेस्ट करना वहां से ले लिया और यहाँ के अभिलेख ने लिख दिया, वहां अभिलेख लिख दिया अशोक ने, क्योंकि अशोक ने वहां से देख करके यहाँ अभिलेख लिखना आरंभ किया था। तो सब विश्व में अगर सबसे पहले अभिलेख लिखे थे तो वो ईरान के शासक डेरियस ने लिखे थे और अगर भारत में अभिलेख लिखे थे तो वो अशोक ने लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ ये हो गया। इसके बाद में अगला आता है सिक्के। तो अब मान के चलिए पुरातात्विक स्रोत में दो चीज हो गई, एक तो हो गया अभिलेख, जो अभिलेख पाए गए थे, और दूसरा हो गया सिक्के। तो अब सिक्के हमारे यहाँ पाए गए थे तो कैसे कैसे सिक्के थे,
क्योंकि हमारे यहाँ अनेक राजा हुए थे और सभी राजाओं ने अपने अनुसार अलग अलग तरह के सिक्के चलाए थे। जब अलग अलग तरह के सिक्के चलाएंगे राजा, तो इसका मतलब है कि सभी सिक्के अलग तरह के होंगे। हो सकता है किसी ने चांदी का चलाया हो तो किसी ने सोने का भी चलाया होगा, किसी ने लोहे का भी चलाया होगा तो किसी ने शीशा का भी चलाया होगा, कभी मिट्टी का भी प्रचलन में रहा था। जब मैंने आपको सिंधु सभ्यता पढ़ाई थी तो बताया गया था कि वहां टेराकोटा के सभ्यता, मतलब टेराकोटा के सिक्के थे। और टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी के सिक्के बनाने का, और मिट्टी को क्या कर देते हैं, पका देते हैं। पकने के बाद में क्या कहलाती है, वो टेराकोटा कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिक्के पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता के सिक्के थे, उनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो सिक्के थे, सिक्के की शुरुआत करते हैं हम कहां से, सिंधु सभ्यता से। सबसे पहला हमें सिक्का पाया गया था, वो कहां पाया गया था, सिंधु सभ्यता का था। और क्योंकि सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी। अब इससे पहले मानव परिचित था ही नहीं भाई, ना तो पढ़ने से परिचित, लिपि से परिचित था, और ना ही होता। क्योंकि सिंधु सभ्यता में क्या था, व्यापार करता था, तो व्यापार करने से वहां सिक्के भी प्रचलन में होंगे। तो यहाँ सबसे पहले सिक्का पाया गया था, तो वो टेराकोटा, सिंधु सभ्यता में जो सिक्का पाया गया था वो कौन सा था, टेराकोटा का था। कौन सा था, टेराकोटा। और टेराकोटा का मतलब होता है कि वह सिक्का जिसको मिट्टी का बनाया गया हो और फिर क्या कर दिया हो, पका दिया गया हो, वो क्या कहलाता है, टेराकोटा का कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता चल रही थी। वैदिक सभ्यता के बाद में अब ये आया था महाजनपद काल। तो महाजनपद काल शुरू हो गया था। तो महाजनपद काल में सबसे पहले सिक्का मिलता है, जो प्रमुख सिक्का था वो था मौर्य काल का। किसका था, मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का जो सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों में अगर देखा जाए तो उसने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। कितने तरह के सिक्के चलाए थे, 3 तरह के सिक्के चलाए थे। नंबर 1 पे था आहत, नंबर 2 पे था पर्ण, और नंबर 3 पे था पंचमार्क। पंचमार्क, तो कहने का मतलब है, आहत का मतलब क्या होता है, कहने तो सिंधु सभ्यता में मौर्य काल में एक सिक्का चलाया गया था आहत। आहत का मतलब होता है एक सिक्का लिया, और सिक्का लेने के बाद में उस पर कोई ठोक दिया गया, ठोक के क्या कर दिया, एक निशान बना दिया, चोट लगा करके निशान बना दिया गया। तो वह उसका क्या हो गया, एक मोहर टाइप हो गया कि ये उस समय का है। तो आहत सिक्का था, कहने का मतलब आहत मतलब आघात, मतलब आघात करके जो सिक्का बनाया जाता था उसको आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्का हुआ करता था, वो आहत करके बनाया था, उस पर मोहर होती थी। इसका मतलब ये होता है कि वो मोहर लगाते थे अपनी कि ये हमारा सिक्का होता है। दूसरा होता है पर्ण सिक्का। क्या होता है, पर्ण सिक्का। पर्ण सिक्का होता है वो चांदी का सिक्का होता था। कौन सा था, चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का था और चांदी को में कुछ मिला करके बनाया जाता था, उसको क्या कहते थे, पर्ण सिक्का कहते थे। उसके बाद में आता है पंचमार्क। पंचमार्क जो सिक्का होता था वो 5 धातुओं का मिलकर बना हुआ होता था, तो उसको पंचमार्क हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है, जब मौर्य वंश कंप्लीट हो गया था, मौर्य वंश के ये 3 सिक्के हो गए। मौर्य वंश के बाद में अगला आता है यूनानी। जो यूनानी थे, यूनानी को बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक आए थे हमारे यहाँ पर, तो इंडो ग्रीक ने क्या किया था, हमारे यहाँ सिक्का चलाया था। तो इन्होंने क्या किया, क्या सोने का सिक्का चलाया था, गोल्ड का सिक्का चलाया था। तो सोने का सिक्का चलाया, और सोने के सिक्के के बाद में सबसे पहले जो सोने का सिक्का हमारे प्रचलन में आया था, तो वो हिंद यूनानी थे, इंडो ग्रीक लोग थे, उन्होंने चलाया गया था। अब यूनानियों के बाद में आए थे कुषाण। कौन आए थे, कुषाण। जो कुषाण थे, कुषाणों ने सोने का सिक्का, भाई सोने का सिक्का तो पहले चल ही रहा था, अब उस समय कुषाण आ गए थे। तो कुषाणों ने क्या किया कि सोने का ही सिक्का चलाया, लेकिन उन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चालू कर दिया। तो अब शुद्ध सोने का सिक्का था, जैसे कहने का मतलब है सोने का सिक्का चल ही रहा था, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मिलावट वाला हो, लेकिन यहाँ था एकदम प्योर सोने का सिक्का था। आपने पढ़ा होगा सोना कई तरीके का होता है, तो इसलिए यहाँ जो प्योर सोना होता है ना, उसका सिक्का चलाया गया था, वो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। जब कुषाण थे, कुषाण के बाद में अगला वंश आया जिसका नाम था गुप्त वंश। गुप्त वंश था, कुषाणों के कौन थे, सामंत थे। गुप्त कौन थे, कुषाणों के सामंत थे। जो गुप्त वंश आया था, इसमें कई प्रकार के सिक्के प्रचलन में आए थे। 4-5 तरीके के सिक्के कैसे आए थे, हम प्रचलन में आए थे। तो उनमें एक जो प्रमुख है, जो प्रमुख सिक्का है सबसे पहले, वो था कि देखो, जब शुद्ध सोने के सिक्के चल रहे थे तो कहने में सोने के थे, उन्होंने चालू कर दिए थे। अब इसके बाद में कुषाण थे, उन्होंने शुद्ध सोने का बनाया, लेकिन उन्होंने लिमिट में बनाया था। और सामंत थे, तो सामंत के पास इनके पास धन ज्यादा था, पैसा ज्यादा था, तो इन्होंने क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। जो अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए थे, अधिक मात्रा में सोने के सिक्के, जो अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे वो थे कि कहा जाता है कि वो गुप्त वंश में चालू किया गया था। और इसके बाद में जब किसी चीज की हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, कोई चीज अधिक से ज्यादा मतलब सबसे अधिक मात्रा में
प्रचलन में आ जाती है तो उसमें मिलावट शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ आता है अशुद्ध सोने के सिक्के। जो अशुद्ध सोने के सिक्के थे, अब मान के चलिए भाई, अब अधिक मात्रा में सिक्के चलने लगे तो क्या होता है, किसी भी चीज को अधिक मात्रा में ले जाते हैं तो उसमें मिलावट करना आरंभ कर दिया जाता है। ये आपको हर जगह आपने देखा होगा, कोई चीज प्रचलन में आई, प्रचलन में आने के बाद में उसमें मिलावट शुरू कर देंगे। तो अशुद्ध सोने के सिक्के थे। और स्कंदगुप्त के समय पर, कौन सा राजा था, स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त था इसके समय पर क्या चलाए गए थे, सबसे अधिक मात्रा में अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में अगला आया था कि जब सोने में जब मिलावट शुरू हो गई थी तो अगले राजा ने सोचा कि एक काम करते हैं, यहाँ चांदी के सिक्के शुरू कर देते हैं और शुद्ध चांदी के सिक्के शुरू करते हैं। क्योंकि देखो चांदी के सिक्के अगर देखा जाए तो शुद्ध चांदी के सिक्के सबसे पहले कहां चलाए थे, पर्ण चलाए थे, कहेंगे मौर्य वंश में चालू किए थे चांदी के सिक्के, लेकिन वहां शुद्ध नहीं थे, उन्हें कुछ मिला करके बनाया जाता था। और यहाँ था गुप्त वंश में क्या किया कि शुद्ध एकदम चांदी के सिक्के चालू कर दिए थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। किसने किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये द्वितीय सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? नहीं आएगा तो नहीं आता हो तो अभी हम लोग जैसे महाजनपद काल कराएंगे ना, राजा आएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेकंड क्या होता है। ऐसा होता है कि एक ही वंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं ना, तो पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड बोला जाता है, और तीसरा हो गया तो थर्ड बोला जाता है। ये सिस्टम है। तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। इसके बाद में यहाँ एक और सिक्का आया था जिसको बोलते हैं मयूर शैली का। जो मयूर शैली का सिक्का चालू किया था वो भी किसने चालू किया था, गुप्त वंश के राजा ने चालू किया था। और गुप्त वंश के राजा का नाम था जिसने चालू किया था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में कहानी फेमस है, आपने सुनी हो तो। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था 3 समुद्रों का पानी पीता था। कहने का मतलब यहाँ से गुजरात था, और इधर क्या है, गुजरात की तरफ क्या है, अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, हिंद महासागर। अब हम मान के चलिए उसने यहां से लेकर के इस क्षेत्र में पूरे में कब्जा कर रखा था। अब कब्जा कर रखा तो इधर जाएगा तो अरब सागर है, इधर जाएगा तो बंगाल की खाड़ी, और नीचे आएगा तो हिंद महासागर है। कहने का मतलब ये नहीं है कि रोजाना समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 सागरों का पानी पीने के लिए दौड़ता था। कहने का मतलब ये है कि उसका जो शासन इतना बड़ा था कि उसके राज्य था 3 समुद्रों को कवर करता था। ऐसे तो घोड़ा दौड़ता ही रहेगा पानी पीने के लिए, फिर क्या फायदा। तो इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त के बारे में एक कहानी है, इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला चला था, इसमें एक और चला था कौड़ी। कौड़ी आपने देखी होंगी, जो कौड़ी चली थी वो किसने चलाए थे, गुप्त वंश में ही चली थी। तो कौड़ी थी, कौड़ियों के बारे में आपने देखा, कौड़ियां आपने देखी, सफेद कलर की आती है, उसमें कुछ डिजाइन सी बनी होती है, ये भी उस समय चलती, बड़े ही प्रचलन में हुआ करती थी। जब ये हो गया था तो इसके बाद में अगला आता है गुप्त वंश के बाद में सातवाहन वंश। अगला कौन सा था, सातवाहन वंश। सातवाहन कौन सा नंबर चल रहा था, 6वां, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश है, तो सातवाहन वंश अब अभी हम कहां तक पढ़े थे, गुप्त वंश तक पढ़े थे। सातवाहन वंश आया था, तो सातवाहन वंश में जो राजा हुए उन राजाओं ने क्या किया, शीशे का सिक्का चालू कर लिया। शीशा जो होता है उसका सिक्का बना लिया। तो शीशे का सिक्का चालू किया था, किसने किया था, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। इसके बाद में सातवाहन वंश के जो राजा थे उसने किया था। उसके बाद में अगला आता है हुमायूं। भाई जब अब सातवाहन के बाद में धीमे धीमे करके एक दौर हमारे यहाँ ऐसा आया था, उस समय अरबी आती है और अरबी आक्रमणकारी बहुत अधिक मात्रा में आए थे, और बाबर हमारे यहाँ पर मुगल शासक बन के आ चुका था। और बाबर के बाद में यहाँ आया था, उसका बेटा बना था राजा, उसका नाम था हुमायूं। जो हुमायूं है, हुमायूं ने क्या किया था कि हुमायूं जब राजा बना था तो राजा बनने के बाद वहां एक शेरशाह सूरी नाम का भी राजा बना था। उसके बीच में आप पढ़ोगे तो अगर मुगल वंश आप पढ़ोगे तो मुगल वंश में बीचों बीच में सूरी वंश जरूर आएगा, जिसका राजा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या किया कि हुमायूं को हरा दिया और राजा बन गया था। और हुमायूं कई सालों तक इधर उधर घूमता फिरा था, कई बार आक्रमण करने के बाद में तब दोबारा राजा बना था। तो शेरशाह सूरी बनेंगे। हुमायूं ने क्या किया कि जब हुमायूं राजा बना था तो हुमायूं राजा बन गया, इसको हुमायूं नहीं हुमायूं है, हुमायूं। तो हुमायूं राजा बन गया। तो हुमायूं राजा बनने के बाद में शेरशाह सूरी ने कह दिया कि मैं भी राजा बनूंगा, और दोनों ने युद्ध करने की सोची। और इन्होंने युद्ध करने की सोचा, पटना में आक्रमण करने गया, और जैसे ही आक्रमण करने के लिए पहुंचा और शेरशाह सूरी ने तीनों तरफ से घेर के उसको दौड़ा दिया। अब एक तरफ थी नदी, हुमायूं जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। अब नदी में कूद पड़ा, उसको तैरना नहीं आता था, और तैरना नहीं आता था इसका मतलब ये हुआ कि उसको मरना तय था। उसको डर लगने लगा, और डर लगने के बाद में वो तैरता गया। तो आगे जाकर के एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसने क्या किया, हुमायूं को देख लिया, उसके जाल में फंस गया। उसने निकाला, उसने निकालने के बाद में देखा कि कोई व्यक्ति है, उसको होश आया। तो उसने बताया कि मैं मुगल शासक हूँ, हुमायूं मेरा नाम है, आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए आपके लिए क्या चाहिए। तो वो मछुआरा था, मछुआरे का नाम था शिहाबुद्दीन।
तो मछुआरे ने कहा था कि अब भाई राजा है, वो चाहता तो पैसे मांग सकता था, लेकिन वो दिमाग से खेल गया, और दिमाग से खेलने के बाद उसने क्या किया, उसने कह दिया कुछ नहीं, आप मेरे कहने पर एक सिक्का चला दीजिए, और उसके कहने पर उसने चमड़े का सिक्का चलाया, चमड़े का सिक्का चलाया था। किसके कहने पर चलाया था? शिहाबुद्दीन जो मछुआरा था, मछुआरे के कहने पर चमड़े का सिक्का चलाया था। इसके बाद में जब हुमायूं हार गया था, युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में हुमायूं हार जाता है, और हुमायूं हार जाने के बाद में एक राजा बनता है जिसका नाम होता है शेरशाह सूरी। क्या होता है? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी राजा बनेगा, और शेरशाह सूरी ने जो सिक्के बनाए थे वो एक बहुत अच्छे ढंग से बनाए। कहा जाता है कि जब सिक्के बनाए थे शेरशाह सूरी ने, तो सिक्कों को बड़ा ध्यान रखा। उसने कहा था कि देखो, हर व्यक्ति गरीब नहीं होता, हर व्यक्ति अमीर नहीं होता, और हर व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। देखो, आपने देखा होगा कि मीडियम व्यक्ति भी होता है। वैसे कहने का मतलब, ये सब कहने की बात होती है, मीडियम मैं तो नहीं मानता, केवल दो ही होते हैं भाई। कहते हैं कि भाई मैं मीडियम क्या होता है? केवल दो ही वर्ग होते हैं, या तो सब अमीर होगा या गरीब होगा। जो अपनी सभी सुविधाओं की पूर्ति कर पा रहा है तो वो अमीर हो गया, जो चाहता है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा, गरीब हो गया। मीडियम क्या होता है? मीडियम नहीं होता। ये सब कहने सुनने की बात होती है, लेकिन उस समय के अनुसार उसने क्या किया, एक प्रचलन में लिया, और प्रचलन में लेने के बाद में उसने कहा था कि जनता को देखते हुए उसने 3 तरह के सिक्के चलाए। कैसे चलाए? नंबर 1 पे आता था दाम, नंबर 2 पे आता था रुपया, और नंबर 3 पे आता था असरफी। और इसके बाद में आज भी अगर प्रचलन में है तो रुपया प्रचलन में है। आपकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसने बनाया था। बनाने के बाद में इसने क्या किया कि जो दाम होता था वो तांबे का होता था। किसका होता था? तांबा। और वह गरीब लोगों के लिए होता था। और मान के चलिए सबके पास पैसा नहीं है, तो तांबा का सिक्का होता था, उसका वो काम उसे काम करते थे, और वो गरीब लोगों के लिए हुआ करता था। इसके बाद में अगला आता है रुपया। अब वो रुपया हुआ करता था वो चांदी का होता था, और चांदी का होने के लिए वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था। किसके लिए था? मध्यम वर्ग। क्योंकि मध्यम वर्ग में देखो, ना तो इतना पैसा गरीब है कि वो तांबे के मतलब तांबा से काम चलाए, और ना ही इतना अमीर है कि वो सोना खरीदे, असरफी खरीद सके, सोना खरीद सके। और इसके बाद में अगला आता है असरफी। जो असरफी थी, सोने के सिक्के हुआ करते थे, और वह अमीर लोगों के लिए था। किसके लिए था? अमीर वर्ग के लिए। तो इसने ये व्यवस्था चालू किया था, बहुत अच्छा था, क्योंकि रुपया आज भी हमारे यहाँ चलता है। और अगर आपको देखा जाए तो आप किसी चीज को पूछ रहे थे, पूछने के इसके दाम क्या है, तो दाम का मतलब क्या होता है? पैसा। तो ये अच्छा व्यवस्था था, आज भी प्रचलन में है। ये बिहार का रहने वाला था, बिहार में पटना का। अब होता क्या है, आज भी आप देखोगे कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अपना काम चला लेता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि सोने चांदी की बनवा सके। जो मध्यम वर्ग का होता है वो चांदी की बना लेता है, क्योंकि भाई इतना गरीब भी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल खरीदे, और इतना पैसे वाला भी नहीं है सोने की। अब जो सोने का व्यक्ति हो, जो पैसे वाला व्यक्ति होगा तो वो सोने की खरीदेगा, हीरे जवाहरात खरीदेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो यही व्यवस्था करके इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने व्यवस्था की, और लोगों के अनुसार सिक्के चलाए थे। तो जो शेरशाह सूरी है, इसको आप कहां पढ़ाओगे? कहां? जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना, वो सॉरी, जो शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी को क्या करोगे आप? ये बीचों बीच में पढ़ेंगे। कहां? जब हुमायूं की बात आएगी। कहने का मतलब है, अगर मुगल साम्राज्य आप पढ़ोगे तो मुगल साम्राज्य में हुमायूं राजा बनता है, और उसके बाद में हुमायूं के बाद में कौन बनता है? शेरशाह सूरी बनता है। शेरशाह सूरी का मतलब यही है कि उसने हुमायूं को बीचों बीच में हरा दिया था। इसके संबंधित में एक कहानी है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक बार की बात है कि बाबर का बेटा जो हुमायूं है, दोनों बैठे हुए थे, और इधर दोनों बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, तो उधर कहीं शेरशाह सूरी भी बैठा था। शेरशाह सूरी इन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी बाबर को एक बात याद आती है, और अपने बेटे से कहता है, हुमायूं से, कि बेटा याद रखना, ये लड़का जो यहाँ घूम रहा है, जैसे आप देख रहे हो, इसके बड़ा संभल के रहना। और क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ऑब्जर्व किया है और बहुत सघनता से देखा है, मुझे इसके माथे पर बादशाह बनने की लकीरें दिखाई देती हैं। उसने क्या कहा था कि बेटा ये लड़का जो घूम रहा है, इसके माथे पे मुझे बादशाह बनने की लकीरें साफ नजर आती हैं, इसलिए आप होशियारी से रहना, बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बीचों बीच में कुछ घपला हो जाए। लेकिन इस बात को हुमायूं क्या होता है, टाल देता है। उसको ये लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो हुमायूं उस बात को याद नहीं रखता, और ये याद न रख करके क्या होता है, इसी का परिणाम ये होता है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है, और हराने के बाद में राजा बन जाता है। तो कभी कभी होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हम ज्यादा होशियार हैं, अपने जो पिता होते हैं ना, अपने बुजुर्ग होते हैं ना, अपने सीनियर होते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस से बोलते हैं, उनको बहुत कुछ अंदाजा होता है, कुछ समझदार होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोलते हैं। तो वो हवा में बातें नहीं करते हैं। इसका मतलब ये आपको इससे सीख मिलती है कि अगर हमारे माता पिता हैं या कोई बुजुर्ग है हमसे कुछ बात कह रहा है, तो कहने का मतलब हमें उसकी बात को ध्यान रखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि शायद ऐसा
हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे आप, कुछ कर सकते हो? ऐसा ही यहाँ हुआ था, हुमायूं ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया और शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया और हराने के बाद में राजा बन गया। जैसे ही ये राजा बना था तो इसने पटना का जो पाटलिपुत्र था ना, पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर इसने पटना रख दिया। क्या रख दिया? पटना रख दिया। आधुनिक जो बिहार की राजधानी है उसका नाम पाटलिपुत्र था और उसका शेरशाह सूरी ने नाम बदल के क्या रख दिया? पटना रख दिया। और इसके बाद में जो राजा यहाँ पर ये सिक्के थे यहाँ तक आपको मिले थे। अब ये आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये आपका एक चीज कंप्लीट हो गया, पुरातात्विक स्रोत थे। पुरातात्विक स्रोत कितने प्रकार के मिले थे? दो प्रकार के। एक था लेख, इसको अभिलेख बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। एक थे सिक्के, कॉइन, जिसको हम ये पढ़ रहे थे। तो अभिलेख थे। अभिलेख सबसे पहले किसने लिखना शुरू किया था? अशोक ने। और अशोक के कैसे अभिलेख लिखे थे? शिलालेख और स्तंभ लेख लिखे थे। और उसके बाद में शिलालेख भी फेमस है उसके, और स्तंभ लेख भी फेमस है। उसमें तीन तरीके से, तीन भाषाओं में लिखे थे, वो अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। भाषा के अनुसार अच्छे तरीके से लिखे थे। अशोक इस बात को जानता था कि जहां जैसी जनता है जो जिस भाषा को समझती है उस भाषा में क्या करना, उसके लिए अभिलेख लिखना चाहिए। और अभिलेख लिखने से उसको ये समझ में आ गया था कि भाई जनता यहाँ पढ़ सकती है इजीली। तो अभिलेख हो गया हमारा। एक इसका प्रमुख अभिलेख कौन सा है? सारनाथ में है, जिसको हमारा राष्ट्रीय सिंबल बना दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आपको ये देखा था सिक्के। तो सिक्के सबसे पहले सिंधु सभ्यता के थे। तो सिंधु सभ्यता के सिक्का कौन सा था? टेराकोटा का था। ये आपका हो गया था। इसके बाद में मौर्य काल के आए थे। तो मौर्य काल में कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के थे। एक आहत, पंचमार्क और पर्ण। आहत कैसा था? इस पर आघात करके, चोट के निशान मार करके बनाया गया था। पंचमार्क मतलब 5 धातुओं को बनाया था। और पर्ण था, चांदी का सिक्का था मिलावट वाला। इसके बाद में यूनानी आए थे। यूनानी ने क्या किया था? सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में कुषाण आए थे। कुषाणों ने क्या किया था? सर्वाधिक सोने के, क्या बोलते, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने क्या किया था? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद में गुप्त वंश आया। और गुप्त वंश में क्या था? क्योंकि वो कुषाणों के सामंत थे तो उनके पास पैसा बहुत अधिक मात्रा। सामंत क्या थे? वो कैसे बने थे वो अभी आपको समझाऊंगा, सामंत क्या होता है। लेकिन जो कुषाण थे, कुषाणों के सामंत थे गुप्त, तो इनके पास बहुत पैसा था। तो इन्होंने क्या किया कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाना लगे। अब सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलने लगे तो अब इसमें क्या मिलावट होने लग गई। तो इस सोने के मिलावट वाले सिक्के भी चलने लगे। इसके बाद में शुद्ध चांदी के सिक्के चले। फिर उसके बाद में मयूर शैली के सिक्के चले। फिर कौड़ी चलने लगी, कौड़ी प्रचलन में आई थी। इसके बाद में अगला आया था सातवाहन काल। जो सातवाहन वंश थे उन्होंने क्या किया? सातवाहन में शीशे के सिक्के प्रारंभ हो गए थे। तो शीशे के सिक्के प्रारंभ कर दिए सातवाहन काल में। और इसके बाद में अगला आया था, वो था हुमायूं। कहने का मतलब हुमायूं राजा ने सिक्के चलाए थे। किसका था? मुगल साम्राज्य का था। तो उसने किसका चलाया था? स्पेशल सिक्का चमड़े का। बाकी जो चल रहे थे वो थे, लेकिन चमड़े का स्पेशल सिक्का चालू किया था। इसके बाद में शेरशाह सूरी आया था। तो शेरशाह सूरी ने कैसे चलाए थे? दाम, रुपया और असरफी। दाम गरीब लोगों के लिए थे, तांबे का होता था। रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था, चांदी का होता था। और असरफी अमीर वर्ग के लिए थी, सोने की हुआ करती थी। यहां तो हो गया। और शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या किया था? पटना। अब हमारा अगला टॉपिक है विदेशी यात्री। देखो मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के, एक का प्रातात्विक स्रोत था, दूसरा था विदेशी यात्री और तीसरा साहित्यिक ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ। तो आपका जो पुरातात्विक स्रोत है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक आता है। अगले टॉपिक का नाम है आपके का, क्या नाम है? विदेशी यात्री। तो हमारे यहाँ एक दौर आया था, विदेशी यात्री बहुत अधिक मात्रा में आए थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने किताबें लिखी थी। तो विदेशी यात्रियों ने किताबें लिखी। कहा जाता है कि भारत के लोगों को पढ़ना पसंद था, लिखना पसंद नहीं था। तो जितनी ज्यादा है किताबें लिखी थी वो विदेशी लोगों ने लिखी थी और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई थी। तो विदेशी यात्रियों ने किताब लिख दी। और किताब लिखने के बाद में वो हम आज तक पढ़ रहे हैं, उनसे भारत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो अगला टॉपिक है हमारा विदेशी यात्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही।